Welcome to all, and the course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 4, lecture 20, and the today topic is current position and the defects of a Indian money market. आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है करंट पोजीशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट की करंट पोजीशन क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इंडियन मनी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी संख्या क्या है और उनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इंडियन मनी मार्केट के डिफेक्ट्स क्या हैं, माने ऐसे कौन कौन से दोष हैं जो इंडियन मनी मार्केट को एक डेवलप्ड मनी मार्केट या अनडेवलप्ड मनी मार्केट में परिभाषित करते हैं। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि द करेंट पोजीशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो इंडियन मनी मार्केट में जो हमारी अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम सेंट्रल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं या हम उसे सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट का बैंक होता है, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, उसे हम आरबीआई के रूप में जानते हैं, जिसे हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे आरबीआई कहते हैं। और ये भारत का एक अपेक्स बैंक है जो सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, एंड इट्स ऑल्सो अ क्रिएटर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी and also the regulating of all the money and the capital market activity। ये कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट की सारी एक्टिविटी को गवर्न करता है। यह सरकार के द्वारा किए गए सारे मॉनेटरी डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करने का भी काम करता है, और यह समय समय पर देश के मॉनेटरी एटमॉस्फियर को भी स्टेबल रखने के लिए कई तरह के पॉलिसीज़ के अलावा भी कई तरह के रेगुलेशन बनाता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में हर 3 महीने पर मौद्रिक समीक्षा होती है, और उस मौद्रिक समीक्षा में भारत की जो केंद्रीय संस्था है, बैंकिंग केंद्रीय संस्था है, जिसे हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वो हर 3 महीनों में भारत के जो मॉनेटरी वेरिएबल्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, इन सब को स्टेबल बनाए रखने के लिए समीक्षा करता है कि दे आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन आर दे आर गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। तो भारत की जो आरबीआई है वो ट्रेजरी बिल के थ्रू जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड भी प्रदान करने का प्रयास करती है। भारत में जो ट्रेजरी बिल हैं उसका मार्केट बहुत ही डेवलप्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेमी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हम कह सकते हैं। सेमी स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है कि द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एब्सोल्युटली एस्टिमेटेड द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। माने हम वर्तमान सूचनाओं के आधार पर जब हम भविष्य के बारे में कुछ रूपरेखा बनाते हैं या भविष्य की व्याख्या करते हैं, लेकिन अगर हम उसे सटीक और इफ़िशियंट वे में कर लें तो ये स्ट्रांग फॉर्म हो गया। लेकिन भारत में जो ट्रेजरी बिल जो मार्केट है वो सेमी स्ट्रांग है। भारत में 3 तरह के ट्रेजरी बिल प्रचलन में हैं, जिसमें पहले 91 डेज़ माने 3 महीने, दूसरा 182 डेज़ 6 मंथ के, एंड तीसरा 364 डेज़ 1 ईयर का ट्रेजरी बिल होता है। और चूँकि ट्रेजरी बिल एक रिस्क फ्री नेचर होता है, कारण ये है क्योंकि ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिप्रेजेंट होता है, इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का बैकअप होता है, इसलिए यह बैंकों के द्वारा, कॉरपोरेट्स के द्वारा या किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बहुत तेज़ी से डिमांड और एक्सेप्ट होता है। इसके बीच में क्रेडिबिलिटी और रीपेमेंट की कोई भी गुंजाइश या कोई भी इसमें रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रेजरी बिल के बारे में इंडियन मनी मार्केट की करंट पोजीशन के बारे में बताता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दूसरा जो मनी मार्केट का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मनी मार्केट के थ्रू अपने शॉर्ट रन कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। मनी मार्केट जो है एक फाइनेंशियल मार्केट का वह प्रकार है जिसमें कोई भी कारपोरेट, कोई भी बिजनेस हाउस अपने फंड रिक्वायरमेंट, अपने बिजनेस प्लान के लिए, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए फंड लेता है एज अ कस्टमर, एज अ बायर। बैंक या बिल संस्थाएं, एक्सेप्टेंस, ट्रेजरी बिल, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल असेट्स, जिसे बैंक या सरकार एक तरीके से सेलर का काम करती है। भारत में अगर हम आरबीआई की रिपोर्ट को ध्यान में रखें तो 30 सितंबर 2024 भारत में कुल
389 389 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं और उनकी या तो सब्सिडरी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 70 यूनिट्स ही अभी लिस्टेड हैं और इस टोटल 70 में 67 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो BSE में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी कुल 4847 कंपनियां लिस्टेड हैं। इसका मतलब कि जो PSUs हैं उनकी जो लिस्टिंग है वो अभी सिर्फ 9.26% ही है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ इंडियन मनी मार्केट। लेकिन लिस्टिंग के अगर रूप में अगर देखें, अब परसेंटेज ऑफ लिस्टिंग में देखें तो ये काफ़ी कम है। जो तीसरा जो इंडियन मनी मार्केट का जो कंपोनेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो इंश्योरेंस कंपनियां हैं। हमने ये पहले ही समझ लिया है और हमने पहले ही लेक्चर में ये जाना है कि मनी मार्केट में दो तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला जिसे हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं और जो दूसरा होता है वो नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होता है। नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में 3 तरह की संस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है म्यूचुअल फंड्स। माने वो संस्थाएं जो म्यूचुअल फंड के रूप में हमें कस्टमर्स को एक फाइनेंशियल गुड्स सेल करती हैं और जो बायर है जो उसे ख़रीदता है, जब उसे ख़रीद लेता है तो जो सेलर्स होता है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके पास पैसा आ जाता है। वो डिपॉजिट के रूप में नहीं होता, वो डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट या करेंट डिपॉजिट नहीं होता, वो एक तरीके से सेलिंग होती है, वो एक तरीके से कॉस्ट होती है उस म्यूचुअल फंड की। तो ये नॉन डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन है। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनियां, हम अपने भविष्य के लिए, हम अपने अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर लाइफ से बचने के लिए या अपने को रिस्क कवर से बचाने के लिए हम कई तरह के इंश्योरेंस कराते हैं। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनियां इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ अ मनी मार्केट। तो अगर हम भारत की बात करें तो एज़ IRDAI के हिसाब से भारत में जनवरी 2024 तक 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं और 32 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जिसमें 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अगर हम समझने के लिए और उदाहरण के लिए बताएं तो जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये किसी न किसी तरीके से लोगों को अपनी पॉलिसीज़ बेच के, अपनी पॉलिसी को सेल करके एक फ़ंड इकट्ठा करती हैं और ये मनी मार्केट में या किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश करती हैं और उससे जो लाभ जो जनरेट होता है, जो प्रॉफिट जनरेट होता है, उससे वो मैच्योरिटी अमाउंट होने पर, उस बिल या उस इंश्योरेंस के मैच्योर होने पर एक फ्यूचर डेट में जो वो पे करने का जो एक वादा करती हैं उसे करती हैं। तो भारत में जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें इंश्योरेंस कंपनियों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि इंश्योरेंस कंपनियाँ जो फ़ंड हमें उपलब्ध कराती हैं वो मनी मार्केट में भी कराती हैं और साथ ही साथ वो कैपिटल मार्केट में भी उन निधियों को उपलब्ध कराती हैं। तो इंश्योरेंस कंपनियों के सारे डिपॉजिट मनी मार्केट का हिस्सा नहीं होते। इट्स अ डिसीजन ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनी कि प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए वो अपने पास के फंड को शॉर्ट रन मार्केट या लॉन्ग रन मार्केट में कहाँ निवेश करती हैं। दिस इज़ अ टोटल ऑटोनॉमी ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनियाँ। जो चौथी जो बड़ी संस्था है वो है कमर्शियल एंड द रीजनल रूरल बैंक्स। कमर्शियल बैंक, जैसे कि हम बताते आ रहे हैं कि मनी मार्केट का सबसे सिग्निफिकेंस इंस्टीट्यूशन है हमारे कमर्शियल बैंक, जो हमें लोन मार्केट भी, जो हमें लोन भी उपलब्ध कराते हैं। दो आल्सो एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर्स, वो कस्टमर से जो है डिपॉजिट भी बारो करते हैं करेंट अकाउंट के रूप में, डिमांड डिपॉजिट बचत खाताओं के रूप में, साथ ही टाइम डिपॉजिट के रूप में भी हमें वो जमा को स्वीकार करते हैं। इट्स अ टोटली डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। और साथ ही साथ ये हम पर एक इंटरेस्ट रेट भी हमें देते हैं जिससे कि हम अपने पैसे को इनके यहाँ रख सकें और ये एक रिस्क फैक्टर जो होता है उसे भी कम करते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कमर्शियल बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो कमर्शियल बैंक का जो अस्तित्व है वो स्वतंत्रता के पहले से है, लेकिन 1980 के बाद जब नेशनलाइजेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक हुआ तब से लेके अब तक भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और इन 33 कमर्शियल बैंक के थ्रू कमर्शियल बैंक स्ट्रक्चर भारत में खड़ा है, जिसमें SBI,
एंड उसकी सब्सिडरीज यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक है जिन्हें हम कमर्शियल बैंक की संज्ञा दे देते हैं। ऑल ओवर इंडिया, पूरे स्टेट में थ्रू आउट द सिटी इनकी ब्रांचेज होती हैं जो लोगों से जमाओं को स्वीकार करती हैं और लोगों को डिफरेंट पर्पजेस के लिए लोन देती हैं। ऐसा नहीं कि इनकी जो शाखाएं हैं वो सिर्फ शहरों में होती हैं। हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर हम जियोग्राफिकल डिवाइडेशन नहीं कर रहे। ये जो कमर्शियल बैंक है इनकी शाखाएं बड़े शहरों में भी होती हैं, इनकी शाखाएं मध्यम शहरों में भी होती हैं, साथ ही साथ ये गाँव में भी अपनी शाखाओं के थ्रू डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और लोन को आउटफ्लो करते हैं, और ये बायर और सेलर के बीच एक ट्रेडिंग का काम करते हैं ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। साथ ही साथ ये फाइनेंशियल सर्विस भी देने का काम करते हैं। भारत में एक दूसरी संस्था है जो कमर्शियल बैंक जैसी है, जिसे हम रीजनल रूरल बैंक्स भी कहते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स ये कमर्शियल बैंक की ही एक सब्स्टिट्यूट्स इंस्टीट्यूशन है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करना है। क्यों? क्योंकि जो गांव में जो भारत का जो रूरल एरिया है जनरली वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो इनफॉर्मल है। वहाँ तक कमर्शियल बैंक के जो फाइनेंशियल गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो नहीं पहुँच पाते। क्यों? या तो वहाँ शाखाएं नहीं होती, या तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में वो अवेयर नहीं होते, उनके बारे में उनके पास जानकारी नहीं होती कि उन्हें किस तरीके से उस फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल गुड्स को अवेल करना है। उनकी ज़रूरतें बहुत होती हैं, दे हैव द प्रोडक्टिव वर्क एज वेल एज अनप्रोडक्टिव वर्क, लेकिन बैंकिंग सुविधाओं और शिक्षा के अभाव के वजह से वो कमर्शियल बैंक की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने 1976 में सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिपॉजिट हैं बेसिकली दे आर कंसंट्रेटेड द फाइनेंशियल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ रूरल एरिया। ये इनकी ब्रांचेस जनरली गांव में होती हैं, रूरल एरिया बेस्ड होते हैं या सेमी अर्बन एरिया में इनकी शाखाएं होती हैं, और इनका जो बेसिक काम है दे हैव जस्ट अ कॉपी ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक के ही कामों को एग्जीक्यूट करते हैं। इनका भी काम गांव के लोगों की जमाओं को स्वीकार करना और गांव के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कर्ज उपलब्ध कराना है। ये कोलेट्रल लोन इंस्टीट्यूशन है, ये नॉन कोलेट्रल लोन नहीं देते। ये ग्रामीणों को उनके साख की ज़रूरतों के लिए उनसे जुटाई गई कोलेट्रल उसको ध्यान में रखते हुए ये लोन देते हैं। ग्रामीणों को ये जब लोन देते हैं तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कमर्शियल बैंक जैसा ही है। इसका मतलब ये उन्हीं नियमों का पालन करते हैं, उन्हीं नियामक संस्था के रूप में ये जानते हैं, और जो नियम है, जो शर्तें हैं, उसी पर ये लोन देते हैं। इसलिए ग्रामीण बैंकों में लोगों के लिए भी वही प्रारूप और वही साख है जो कमर्शियल बैंक के रूप में है, और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ये कमर्शियल बैंक से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। भारत में अभी 43 रीजनल रूरल बैंक्स काम कर रहे हैं, जिसमें आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, ढेर सारे ग्रामीण बैंक हैं जो पूरे देश में गवर्न होते हैं, और इन्हें आरबीआई और नाबार्ड दो संस्थाएं हैं जो इन्हें गवर्न करती हैं, जो इन्हें रीफाइनेंस करती रहती हैं। और इनका जो बेसिक कंसंट्रेशन है वो रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिव लोन या इक्विपमेंट लोन देना है, और लोगों की जो बचत है उसे प्रोत्साहित करना है कि वो दे डिपॉजिट इन अ बैंक। जो पांचवी संस्था है वो है कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर। भारत के मनी मार्केट का ये बहुत ही ग्रास रूट का स्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर। कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर गांव में भी होता है, शहरों में भी है, साथ ही साथ ये शॉर्ट रन भी होता है, ये लॉन्ग रन भी होता है। गांव में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो 3 तरह का होता है। दे आर द 3 टायर क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। पहला एक स्टेट डोमिनेंट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। ये हर प्रदेश में एक होता है। ये इनका काम लोन देना नहीं होता। दे हैव ओनली द वर्क टू फैसिलिटेट बेटर फंक्शनिंग रेगुलेटिंग ऑफ द लोअर बॉडीज़। ये अपने के नीचे की जो बॉडीज़ हैं उनको गवर्न करते हैं, उनको उनका नियंत्रण, संरक्षण और निगरानी का काम करते हैं। और जो इसके बाद की जो संस्था आती है वो
डिस्ट्रिक्ट बेस्ड होती है जिसे हम DCCBs कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये शहरों में बेस होता है, ये एक शहर में एक होता है जो लोगों से जमाएं भी स्वीकार करता है, साथ ही साथ ये लोगों को ऋण देने का भी काम करता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर लोगों को भी लोन देता है और व्यक्तियों के समूहों को भी लोन देता है। जैसे हम ये जानते हैं कि भारत के डेवलपमेंट प्रोसेस में माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी एक बड़ा रोल है। तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के साथ ही जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। साथ ही जो तीसरी संस्था है, जो थर्ड स्तर पर है, जो तीसरे स्तर पर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में है, उसे हम PACS कहते हैं, जिसे हम प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के रूप में भी जानते हैं। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, जनरली ये विलेज बेस्ड होती है या ये 2-3 विलेज बेस्ड होती है। ये अपने जो सदस्य हैं, जो इनके सहकारी सदस्य होते हैं, उनको ये सब्सिडाइज रेट में फर्टिलाइज़र, सीड्स, इक्विपमेंट के लिए लोन देते हैं। साथ ही साथ ये जमाओं को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो भारत में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो 3 टायर का है। सबसे पहले CSBs, जो भारत में जिनकी संस्था एज पर एज नाबार्ड रिपोर्ट इन अप्रैल 2024 भारत में 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। साथ ही साथ भारत में 352 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और भारत में 88891 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी अस्तित्व में हैं। शहरों में भी कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, लेकिन भारत में जो अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है वो उतना सफल नहीं है, क्योंकि भारत के शहरों में कमर्शियल बैंक की जो संस्था है, जो कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त और संगठित है। इसलिए पूरे देश में सिर्फ 1527 अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स हैं। भारत में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, जिसे हम PACs के रूप में जानते हैं, अगर हम डेटा की बात करें, अगर हम नाबार्ड के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें, तो अप्रैल 2024 तक पूरे देश में करीब 10.5, करीब 10.5 करोड़, हाफ एंड 10 करोड़ अकाउंट PACs में खोले जा चुके हैं। और क्रेडिट स्ट्रक्चर भारत में जो रूरल एक्टिविटी, जो रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी है और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जिम्मेदार संस्था मानी जाती है। नाबार्ड के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, ये रीफाइनेंसिंग एंड रेगुलरेट नाबार्ड के थ्रू होती है। नाबार्ड एक संस्था है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1982 में की गई, जिसका काम रूरल एरिया में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बढ़ाना है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिनका काम कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को रीफाइनेंस करना, कमर्शियल और रीजनल रूरल बैंक्स को रीफाइनेंस करना और गाँव में जो क्रेडिट फ्लो है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, उसको फैसिलिटेट करना और उसको एडाक्वेट रूप में प्रेजेंट रखना या एडाक्वेट रूप में बनाए रखना, जिससे ग्रामीण आर्थिक विकास हो सके। उसके बाद जो 6वीं बड़ी संस्था है वो है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक इज जस्ट अ वर्क इन अ फील्ड ऑफ द डेवलपमेंट। जनरली ये कोऑपरेटिव्स को ही लोन देते हैं, जो कॉरपोरेशन है, जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़ी बड़ी या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें वो लोन देते हैं। भारत में 7 डेवलपमेंट बैंक्स हैं, IFCI, IDFC, SIDBI, IDBI, TFCI, ये 5 डेवलपमेंट बैंक हैं। 2 और डेवलपमेंट बैंक है जो बेस्ड हैं एक स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया या टारगेटेड एक्टिविटी के लिए, जिसमें 6 नंबर पर हम नाम नाबार्ड का ले सकते हैं। नाबार्ड, जैसे हमने बताया कि ये एक ऐसी संस्था है जो डेवलपमेंट बैंक का काम करती है, लेकिन इसका पूरा फॉर्म और पूरा फोकस सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में है। ये अर्बन डेवलपमेंट से इसका कोई मतलब नहीं, अर्बन डेवलपमेंट में ये कोई रोल अदा नहीं करता। इसका पूरा का पूरा काम एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है। इसका मतलब ये जो क्रेडिट एक्टिविटी है, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है या जो क्रेडिट रेगुलरेशन है, ये सिर्फ उस एक्टिविटी को देखता है जो किसी न किसी तरीके से देश के ग्रामीण इलाकों में काम करती है। एग्रीकल्चर आर एलाइड सेक्टर्स आर रूरल इंडस्ट्रीज़ को ये फैसिलिटेट करता है। और जो 7वां है, जो 7th नंबर है, वो है एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। ये सिर्फ ट्रेडर्स हाउस को ही लोन देते हैं और उन्हीं से
अपना काम करते हैं और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को गवर्न करते हैं। इसका मतलब ये ऐसे इन्वेस्टर्स को ही लोन प्रोवाइड करते हैं जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ही काम है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में उनका कोई भी रोल नहीं होता। तो दीज आर द डेवलपमेंट बैंक्स इन अ इंडियन मनी मार्केट। ये काफ़ी ज़्यादा एक फेमस एक्टिविटी हैं। तो हमने ये जाना कि भारत का जो इंडियन मनी मार्केट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कितनी संस्थाएं काम करती हैं, उनकी संख्या कितनी है और वो किस तरीके का रोल अदा करती हैं। भारत में जो मनी मार्केट है वो दोनों तरह की है, डिपॉजिटरी और नॉन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव्स, डिस्काउंट हाउस, और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टर्म इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसके साथ डेवलपमेंट बैंक भी एक स्ट्रक्चर के रूप में आता है। भारत में कमर्शियल बैंक दो तरह के होते हैं, पहला एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। बैंकों के एक और प्रकार हैं जिसे हम प्राइवेट और पब्लिक बैंक और साथ ही साथ फॉरेन बैंक भी हम कहते हैं। 3 संस्थाएं काम करती हैं। भारत में 45 फॉरेन बैंक्स काम कर रही हैं। आज के समय में भारत में आरबीआई के डेटा के हिसाब से 45 फॉरेन बैंक भी काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ इंडियन मनी मार्केट। अब हम अपने मनी मार्केट के इस पूरे लेक्चर के अंतिम चरण में ये देखेंगे कि जो इंडियन मनी मार्केट है उसमें डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, उसमें कमियां क्या क्या हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि इंडिया जैसे देश में जो मनी मार्केट है वो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड दोनों किस्म का है। इसके कुछ पक्ष तो बहुत ही विकसित हैं लेकिन कुछ पद बहुत ही अविकसित है, उसमें अभी सुधार की काफ़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है और आरबीआई और भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि इसे ठीक किया जा सके। तो एक वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इज़ अ नेसेसरी एंड द प्री कंडीशन फॉर अ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन अ कंट्री through the money market. However, unfortunately, the Indian money market is inadequately developed, loosely organized, and the suffer from the many weaknesses. Major defects are discussed further. तो हमने ये समझा, ये देखा कि जो भारत का मनी मार्केट है वो अपने इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अभी भी बहुत डेवलप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां पाई जा रही हैं। तो हम उन खामियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला, dichotomy between organized and unorganized sector. The most important defects of the Indian money market is its division into the two sectors. First is organized and second is unorganized. There is a little contact, coordination and the cooperation between the two sectors. In such condition, it is difficult for the RBI to ensure uniformity and the effectiveness implementation of the policy in both sectors. हमने पहले भी बताया है कि भारत में जो मनी मार्केट है वो दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल, जिसे हम सिनोनिम्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड भी कह सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट स्ट्रक्चर में कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट बैंक, एक्सेप्टेंस हाउस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स आते हैं जो आरबीआई के द्वारा सीधे रेगुलेट किए जाते हैं। ये आरबीआई के नियमों का सीधे पालन करते हैं। आरबीआई इनको आसानी से रेगुलेट करती है और थ्रू द क्लॉक आवर इन्हें जो है बराबर निगरानी करती रहती है और देखती रहती है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं कि नहीं, देयर इज़ एनी लैकुना, देयर इज़ एनी कोलैप्सनेस तो नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ भारत में मनी मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें मनी लेंडर्स, जिसमें रिलेटिव, फ्रेंड्स, चीट्स, हुडीज़, निधीज़ और इंडिजिनस बैंकर्स आते हैं जो नॉन वेरीफाइड हैं, जो नॉन क्रेडिबल हैं, जिनकी इफ़िशियंसी नहीं है, जिनकी साख भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज तक इनका चलन अभी भी इंडियन मनी मार्केट में तेज़ी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे गरीब फार्मर और बहुत सारे ऐसे मार्जिनल लोग हैं इस देश में जो कोलेट्रल, जो मॉर्गेज रख के लोन नहीं ले सकते, जिन्हें प्रोडक्टिव लोन भी नहीं चाहिए। दे डिमांड टू द नॉन प्रोडक्टिव लोन बट दे व्हेन गो टू द बैंक डिनाइड टू गिव द लोन। बैंक इनको लोन देने से मना कर देती है। तो इसलिए दे आर डिपेंड टू द इनफॉर्मल सेक्टर लैंडिंग। तो ये न चाहते हुए भी इनफॉर्मल सेक्टर लैंडिंग की तरफ चले जाते हैं।
और ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आरबीआई की कोई नहीं रेगुलेशन मायने रखती, इसलिए इनके बीच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो भारत के मनी मार्केट को डेवलप्ड होने से रोकता है और भारत के मनी मार्केट को इनइफेक्टिव और इनएडेक्वेट बना देता है। जो दूसरा बड़ा कारण है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका अभी भी वैल्यूम बहुत बड़ा है। स्वतंत्रता के बाद अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो करीब करीब 90% का था, लेकिन अब ये भारत सरकार के नीतियों और प्रयासों से, रिजर्व बैंक के रेगुलेशन और नियमों से ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी एक आधिकारिक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं, रंगराजन जैसे आरबीआई के जो गवर्नर्स होते हैं, जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उनके लेखों को अगर पढ़ा जाए तो हम ये पाते हैं कि अभी भी करीब करीब 30% मनी मार्केट का हिस्सा दे आर गवर्न बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो 100% में से 30%, इसका मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी आरबीआई के रेगुलेशन से छूटा हुआ है, जो भारत के मनी मार्केट को जो बहुत ही इनएडेक्वेट और इनइफेक्टिव बना देता है। वेस्टफुल कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो भी वेस्टफुल नहीं है, हेल्दी कंपटीशन नहीं है, एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कंपटीशन नहीं है। ये भी भारत के जो एक रिवाइलरी जो होते हैं बैंकों के बीच में एक रिवाइलरीनेस है, वो भी भारत के मनी मार्केट के डेवलप्ड होने के बीच में एक कंस्ट्रेंट का काम करता है। एब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन मनी मार्केट, पूरे देश में मनी मार्केट एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लोकल फाइनेंशियल जो नीड होते हैं उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ले लेते हैं। इट्स ऑल्सो टू क्रिएट द अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट इन इंडिया। अगर हम बात करें तो इनएडेक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इनएडेक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ का मतलब है इंडियन मनी मार्केट इज़ इनएडेक्वेट टू मीट द फाइनेंशियल नीड ऑफ इकोनॉमी। Although there has been rapid expansion of bank branches in a recent year, but in rural area they have the branches but they not run all the facility। बैंक रूरल एरिया में है तो ज़रूर, लेकिन ये जितने भी फाइनेंशियल और क्रेडिट गुड्स होते हैं वो उनको वहाँ नहीं देते, कहते हैं नहीं हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि दे हैव द पार्शियलिटी। बिग सिटी में बैंकों के जो गुड्स होते हैं, जो क्रेडिट गुड्स हैं, जो फाइनेंशियल गुड्स हैं, वो अलग तरह के होते हैं, दे हैव द डिफरेंट नेचर, और दूसरी जगह में अलग नेचर होते हैं। तो ये इंडियन मनी मार्केट के एक इनएडेक्वेट और इनइफेक्टिव होने का सबूत है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, भारत का जो मनी मार्केट है उसमें कभी कभी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल भी होते हैं, वो इनएडेक्वेट नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा फुल्ली फंडेड नहीं होते, या लोगों की सेविंग को हम पूरे तरीके से मोबिलाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो भारत का जो बैंकिंग बिहेवियर है, जो भारत का जो सेविंग बिहेवियर है, वो उसमें कैश की बड़ी प्रधानता है। अभी भी भारत के जो लोग होते हैं वो पैसे को कैश के रूप में बहुत रखना चाहते हैं। इससे भी जो भारत का जो इंडियन मनी मार्केट है वो इनएडेक्वेट और इनइफेक्टिव है। सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड, भारत में सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड भी हो जाते हैं इंडियन मनी मार्केट में। जैसे जब क्रॉप सीजन होता है तो इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, फंड भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन जब स्लैक सीजन होता है, जब कोई काम नहीं होता एग्रीकल्चर एरिया में, उस समय फंड नहीं होते और इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं। इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है थ्रू आउट द ईयर, डाइवर्सिटी ऑफ द इंटरेस्ट रेट, और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डाइवर्सिटी है। जैसे अगर हम आरबीआई का डेटा देखें तो अभी बैंक रेट 6.75% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, CRR 4.5% है। अगर हम देखें तो अगर हम टाइम डिपॉजिट की बात करें तो उसमें भी अगर मैच्योरिटी पीरियड कम है तो इंटरेस्ट रेट भी कम है, मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। देयर इज़ नो एनी यूनिफॉर्मिटी द इंटरेस्ट रेट, जो एडेक्वेट और इफेक्टिव मनी मार्केट तो बनाता ही है, साथ ही साथ कॉस्टली और टाइम कंज्यूम भी मीन क्रिएट करता है। और एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट, मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में जो बिल मार्केट है वो बहुत ही इनएडेक्वेट है, वो ठीक नहीं है, वो डेवलप नहीं है। जैसे बिल मार्केट अमेरिका, लंदन, जापान जैसे देशों में बहुत ही विकसित तरीके में है, भारत में अभी भी बिल मार्केट बहुत ही असंगठित और स्ट्रांग नहीं है, सेमी स्ट्रांग है। भारत में 3 तरह के ट्रेजरी बिल हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, जो भारत के मनी मार्केट को इनएडेक्वेट और इफेक्टिव बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि द कमर्शियल ट्रांजैक्शन आर मेड इन अ टर्म ऑफ कैश, बहुत सारे ऐसे व्यापारिक समझौते हैं लोगों के द्वारा जो कैश में होते हैं।
उसमें कोई फाइनेंशियल एसेट्स इन्वॉल्व ही नहीं होता, दे ट्रांजेक्शन इन अ कैश, और ये ब्लैक मार्केट का हिस्सा हो जाते हैं, ये ब्लैक इकॉनमी का हिस्सा हो जाते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ द एडवांसिंग लोन्स बाय द सेलर आल्सो लिमिटेड द यूज़ ऑफ बिल, बिल का प्रयोग कम करते हैं, ये प्रॉमिस नोट कम देते हैं, कैश में ही काम करते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ड्राइंग बिल्स इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, हर देश के हर जगहों में एक ही तरीके की यूनिफॉर्मिटी नहीं है टू एक्सेप्टिंग द एंड ऑफ द बिल। अगर आप देश के किसी हिस्सों में एक ही तरीके का बिल लेते हैं तो वो कहीं स्वीकार भी की जाती है, कहीं स्वीकार नहीं की जाती है। हैवी स्टाम्प ड्यूटी डिस्करेज द यूज़ ऑफ एक्सचेंज बिल, और जब हम बिल को एक्सचेंज करते हैं तो भारत में एक हैवी स्टाम्प ड्यूटी, एक SIT बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए भी वो डिस्करेज करता है बैंकिंग बिहेवियर और डिपॉजिटरी बिहेवियर के लिए। तो दीज आर द फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट। भारत सरकार और RBI को अभी ऐसे बहुत सारे नियमों बनाने की ज़रूरत है जिससे भारत के मनी मार्केट को विकसित, सशक्त और सक्षम बनाया जा सके। धन्यवाद।